जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। इसमें जो सीजी व्यापम कथन कारण के जो क्वेश्चन देते हैं और जो एक नए पैटर्न की शुरुआत की है उन्होंने कि ऑप्शंस को एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देने की, जैसे 1 2 3 4 तो रहता ही था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो युग्मों, जब से युग्म बनाने वाले क्वेश्चन हो गए हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं ABCDEFGH WXYZ कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी रहे, तो एग्ज़ाम में आपको ईजिली सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मैं आपको आंसर्स बताते हुए चलता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में जाएंगे। आई होप आप सभी ने पढ़ा ही होगा, तो हम इसको मॉक टेस्ट जैसे ही रखते हैं। अदरवाइज़ क्या है, डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एफ लोहित और जी मानस, ये दोनों क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एन और के, यानी भरतपुझा नदी, और दूसरी कौन सी है, माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, एक और नदियों के नाम हैं जो बड़ी नदियां हैं और दूसरी ओर सहायक नदियों के नाम हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कोयना नहीं है, ये गलत है, यानी कि यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ना। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सतलुज और काली नदी के बीच की जो हिमालय है उसे हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये सभी पहाड़ियाँ क्या है, ये पूर्वांचल क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, पटकाई बूम और मीजो पहाड़ियाँ। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि चारों की चारों पहाड़ियाँ मिलती हैं और ये पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब यहाँ आपको देखना है पहाड़ियों के नाम, दूसरा है कि राज्यों के नाम। तो इसका सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन बी, यानी कि गारो पहाड़ी, ये सही है, मतलब मेघालय में है। और आर, दैट मीन्स गाविलगल पहाड़ियाँ, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। देखिए, पहले क्या होता था ना कि सिर्फ ये नाम दे दिया जाता था, इसमें हमें ढूंढना था कौन सा सही कौन सा गलत। अब क्या कर रहा है वो, ऐसे ABCDEFG ऐसे फॉर्म में दे रहा है, फिर आपको ये ढूंढना है, पहले नाम को उससे मिलाना है, उसके बाद इसमें आना है। तो ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। तो इसीलिए मैंने ये बनाने की कोशिश की है ताकि आप बैठ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ नदियों के नाम है, दूसरी तरफ उद्गम क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, W और Z। मतलब गोदावरी नदी को उद्गम क्षेत्र कौन सा है, नासिक। जेड मिस कृष्णा नदी को उद्गम क्षेत्र है कौन सा, महाबलेश्वर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। एक तरफ पहाड़ियों के नाम है, दूसरी तरफ राज्य के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सी, यानी कि एम और के, यानी कि इलायची पहाड़ियाँ जो कहाँ है, केरल में है। के मीन्स जावादी पहाड़ियाँ जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको सबको ही पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, जलमग्न पर्वत का हिस्सा है। जैसे आपने NCERT पढ़ाई होगा या जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वैसे डंकन पैसेज है जो दो भूखंड के बीच में स्थित है। तो वो कौन सा है,
ऑप्शन 10 का सी यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, वह क्या है? डंकन पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये देखना है आपको। अब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, जब बैठकर टेबल में बनाएंगे ना, ये सभी के सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियां हैं, है ना। तो माउंट थुल्लर, ये क्या है? माउंट थुल्लर लक्षद्वीप में स्थित नहीं है, ये क्या है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए, अच्छा, अब आपके सामने अब जियोग्राफी है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग कॉन्सेप्चुअल ही बनते हैं, है ना। कथन कहता है कि हिमालयी अपवाह की नदियाँ 12मासी है, 12मासी जो साल भर बहती हैं, तो बिल्कुल पहला कथन तो मतलब कथन तो सही है। कारण ये बता रहा है कि यहाँ की नदियाँ बर्फ़ पिघलने एवं वर्षण दोनों पर निर्भर है। भाई, जब बर्फ़ पिघलती है तो इन्हें पानी की प्राप्ति होती है, और वर्षा अभी मानसून के समय पानी की प्राप्ति होती है, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए तो यह 12मासी है ना। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो 12मासी तो होती नहीं है। इसलिए क्या है, ये कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल है। चलिए, इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि नर्मदा और तापी में जलोढ़ एवं डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही है, हमको सबको पता है कि नर्मदा और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती, मतलब इसमें निक्षेप की कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कारण है कि ये नदियाँ भ्रंश घाटियों में बह रही है। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझिए। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ क्या करती है, जो भी डेल्टा या जो भी इनके अवसाद रहते हैं, जो भी इनके मतलब ये समझिए कि पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, भ्रंश घाटियों में बहती है तो वो दरारों को भरती रहती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जब ये मुहाने पर पहुंचते हैं समुद्र के, सागर के, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते ये डेल्टा अवसाद, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ये क्या कर रहे हैं, भ्रंश घाटियों में बढ़ रहे हैं तो वो दरारों को भरते जा रहे हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, डेल्टा जलोढ़ की कमी पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, और इसका जो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण क्या है, कथन की सही स्पष्टीकरण है। आई होप आपके जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे, नहीं तो अभी बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गंगा नदी की सहायक नदियों को उनके मिलने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी दिशा में व्यवस्थित करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये लिखा है पश्चिम से पूर्व, यानी कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है। ये गंगा नदी है मान के चलिए, तो हमें अब इस दिशा में आगे बढ़ना है। कि जैसे सपोज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी, यानी कि 3 4 2 1, है ना। जैसे सब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप टिक कर दिया कीजिए ताकि हमको देखने में परेशानी ना हो। ये है गंगा नदी सपोज, है ना। तो 3 मतलब गोमती पहले आएगी, फिर 4th फिर घाघरा आएगी, फिर 2 गंडक आएगी, और कोसी नदी तो आप जानते हैं सबसे लास्ट में मिलती है, तो ये हो गई कोसी नदी, है ना। तो उस हिसाब से ये हम सीरीज़ में आगे बढ़े तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? गोदावरी नदी हमेशा चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि इसके कुछ कई राज्यों के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है इसमें, है ना। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 and 4, यानी कि कर्नाटक नहीं है। तो जैसे ही हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 and 4, यानी कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा। अनाईमुडी पर्वत चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनामलाई पहाड़ी पर यह अनाईमुडी पर्वत चोटी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कथन। कथन 1 पहला कहता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक है।
तो बिल्कुल पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। भाई जलवायु विभाजक नहीं होगा तो ये पवनें कैसे टकराएंगी? जो मानसूनी पवनें हैं ये टकराती है उसके बाद ही वर्षा करती है ना। और जलवायु विभाजक नहीं होगा, पर्वत तो जलवायु विभाजक होते ही हैं जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि ये शीतकालीन जो पवनें आती ठंडे पवनी उनको रोकने का काम करती है फर्स्ट। दूसरा मानसून पवनों को रोकती है जिससे बारिश होती है ना। तो इस कारण क्या है, यह कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में मानसून प्रस्फोट होता है? जैसे आपने सुना होगा कि 1 जून को केरल में मानसून का क्या होता है, विस्फोट होता है, प्रस्फोट होता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? पूर्वी जेट प्रवाह के कारण ही क्या होता है, मानसून प्रस्फोट होता है। चलिए बिल्कुल आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। सबको पता है कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, ठंड के समय होती है, इसलिए शुष्क रह जाता है वर्षा ऋतु में। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर सागा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो यह क्या है, बिल्कुल सही है ना। इसलिए क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का ऑप्शन डी, फूलों वाली जो बौछार है वो आंध्र प्रदेश में नहीं होती। हमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है देखना। जैसे आम्र वर्षा कर्नाटक में, बारदोली छिड़ा असम में बोलते हैं, काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। फूलों वाली बौछार आंध्रा में नहीं होती है, इसलिए यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र हैं? अब तो पहले हमें क्या, देखिए इसमें काम हमारा बढ़ जाता है, ये व्यापम थोड़ा सा हमको और टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना रहा है। पहले हमें ये पढ़ना होगा, फिर उसके बाद ये पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद ही तो आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो हम आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा या से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक आपको एलिमिनेशन करना है और सीधे आप आंसर में पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए खेजड़ी, भाई खेजड़ी क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है? तो हम सबको पता है कि खेजड़ी क्या है, कांटेदार वन है। तो जैसे ही हमने 2 एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं पता है तो भी हम सीधे आंसर में पहुंच गए, चंदन, साल और आंवला। ठीक है, चलिए कथन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है सदाबहार वन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कारण है कि यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मतलब क्या है, ये अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, अति वर्षा होती है, इस कारण तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं ना। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशली मैंने आपके व्यापम के एग्ज़ाम के लिए अभी एडीओ को देखते हुए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगामी एग्ज़ाम में हमें किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसको फ्रेम किए हैं। ये आपके मार्केट में किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि स्पेशली आपके एग्ज़ाम के लिए ही ये क्वेश्चन सभी डिज़ाइंड हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ सोलास पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी यानी कि एच और ई। एच मीन्स अनामलाई पर्वत श्रेणियों में और ई मीन्स नीलगिरी में। आपको पता होगा कि जो दक्षिण भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उसको हम सोलास के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंग्रोव वन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सभी डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। तो लगभग सुंदरवन डेल्टा, महानदी वन डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो मिलते ही हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। चलिए वर्तमान में हमारे पास नया जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम है उसको हम देखते हैं। जैसे पहला तो इसका ना क्रम याद रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से क्रम का रिपोर्ट है। तो ये क्या है, 18वां क्रम का रिपोर्ट है। के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा कार्बन स्टॉक वाला राज्य है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक वाला राज्य है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मैंग्रोव वन हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में बांस वन आवरण सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस वन आवरण है। ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। और ये कितना है ये डेटा आपको याद रखना है, थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्यों का अवरोही क्रम है यानी कि घटते क्रम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है फॉरेस्ट यानी कि वन एवं वृक्ष आवरण यानी कि ट्री जो कवरेज होता है वो दोनों पूछे हैं इसमें, तो इसमें ध्यान रखिएगा। वन प्लस वृक्ष आवरण वाले राज्यों का अवरोही क्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का, अभी हमने ऊपर में देखा था वन और वृक्ष आवरण वाला था, इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ट्री कवर की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे राज्यों को भी आपको याद रखना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। उसमें क्या था, तीसरे में महाराष्ट्र था, है ना। तो ये दोनों कीवर्ड को थोड़ा सा आपको याद करके चलना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब कुछ हम सामाजिक भौतिकी की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत में प्रवास का मुख्य कारण है। जो भी हम प्रवास करते हैं गांव से शहरों के बीच, तो इसका प्रवास का मुख्य कारण क्या है, या शहरों से गांवों के बीच। तो पहला है काम और रोजगार, फिर व्यवसाय, फिर विवाह, फिर शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि सर काम और रोजगार के लिए तो जाते हैं, व्यवसाय के लिए तो प्रवास होता है,
शिक्षा के लिए भी हर साल बच्चे बाहर जाते हैं। तो विवाह वाला कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं इनकी जब शादी होती है तो लड़कियां सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होते हैं, है ना। और मुख्य रूप से क्या होते हैं, गाँवों से या छोटे जगह से शहरों की ओर इनका सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। तो इसलिए विवाह भी एक प्रमुख कारण है। आई होप इससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं आर्थिक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो अयस्क कोरंडम और क्रायोलाइट जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोरंडम और क्रायोलाइट निम्नलिखित में से कौन से धातु का अयस्क है। तो लिथियम, टेंटेलम, एल्यूमिनियम या टिन। तो हमें पता है कि कोरंडम और क्रायोलाइट किसके हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है। 34 थोड़ा छोटा करते हैं इसे। उत्तर पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में विचार कीजिए और उपरोक्त श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, काराकोरम हो जाएगा के। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, थर्ड यानी कि लद्दाख। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, टू यानी कि जास्कर। फिर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। तो ये सभी क्या है, ये जो है ये समझिए कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित है ना। इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि त्सो मोरिरी जो झील है वह सिक्किम में ना होकर कहाँ है, लद्दाख में है। खासकर लद्दाख के और पूर्वोत्तर भारत के झीलों के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है और लगभग इससे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा, जो जितने भी लेगुन हैं उनके बारे में आपको याद रख लीजिएगा। मध्य भारत का याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़े से क्या है, आपको जो स्पेसिफिक झील है उनको याद रखना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन खारे जल की झील नहीं है ना। अब जब झील आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उनके टाइप हैं, है ना। प्राकृतिक झील, फिर कृत्रिम झील, है ना। तो उसमें से क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं खारे जल और मीठे जल की झील, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वुलर झील ये क्या है, फ्रेश झील है, मीठे जल की झील है, क्योंकि झेलम नदी के द्वारा इसमें पानी की प्राप्ति होती है। झेलम नदी के द्वारा यह बनाया गया है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उत्खात भूमि स्थलाकृति या बीहड़ क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 37 का चंबल नदी, है ना। ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन बी है, चंबल नदी इसका सही आंसर है। अच्छा, आप लोग देखिएगा, बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, तो जैसे कभी अगर आपको मौका मिलता है या आपके परिजन लोग जो भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो जब भी आपको ना इधर दिल्ली की तरफ आना होगा तो उसमें आप देखिएगा, जैसे ही हम चंबल नदी के क्षेत्रों से गुजरते हैं ना, तो बहुत सारे बीहड़ बहुत लंबी दूरी तक हमें दिखाई देते हैं। तो उसको देखने से पता चलता है कि उस समय वाकई में चंबल के जो डाकू बोलते थे ना, वो कैसे छिपे रहते थे, क्योंकि ऐसे बीहड़ है, मतलब छोटे छोटे पहाड़ जैसे बीहड़ है एक हिसाब से आप देखेंगे तो, है ना। तो वो एक, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें तो एक बार उसको ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैरिसन नगर है। अब देखिए, ये भी क्या है, हमारी सामाजिक भौतिकी के से संबंधित है। समझिए, समाज में जो हम पढ़ते हैं, तो गैरिसन नगर क्या है। गैरिसन नगर के बारे में आपको याद होगा कि जो हम छावनी बनाते हैं ना, प्राचीन काल में हम गैरिसन नगर, जहाँ पे पुलिस चौकियाँ होती थी या शहरों में या गांव में सुरक्षा की दृष्टि से जो चौकियाँ बनाते थे, उसको गैरिसन बोलते थे। तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ छावनियाँ बनी हुई हैं, बटालियंस जो रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गैरिसन नगर बोलते हैं। अब ये एनसीईआरटी में क्लासिफाइड है, तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि L-on-N, जैसे अंबाला और उधमपुर, है ना। ये हम नाम हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं ये, तो ये क्या है, गैरिसन नगर है।
निम्नलिखित में से किस मृदा की सुधार के लिए चूने के उपयोग की सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अम्लीय मृदा के सुधार के लिए क्या करते हैं, हम चूना मिलाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? मतलब इस समय सर्वाधिक जनसंख्या हुई थी, तो वह दशक कौन सा है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1951 से 1981 का जो काल है उसे क्या करते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन और इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। जो नए बच्चे होंगे जिनका थोड़ा सा ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है, खासकर जो कथन कारण वाले आपके क्वेश्चन जो व्यापम दे रहा है ना, उसके लिए थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने जहाँ तक कोशिश की है इसमें शामिल करने की कोशिश की है। एक बार आप क्या करिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है NIA स्टडी हब, इससे आप ये क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब तक आप बैठ करके टेबल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लेंदी लगेंगे, टाइम टेकिंग लगेंगे और बिना प्रैक्टिस के आप स्पीडली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको लगेगा कि जानते हुए वाले भी क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे कम से कम 35 to 40 क्वेश्चन फिर इसके देखने के, और फिर कंटिन्यू हम इंडियन GS के क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।